हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी साइंस के क्लास 6 के चैप्टर 16 गार्बेज इन गार्बेज आउट यानी कचरा संग्रहण एवं निपटान के बारे में जानेंगे। हम सभी जानते हैं कि हमारे चारों ओर बहुत सारी गंदगी फैली है, बहुत सारे कचरे हैं। इनफैक्ट हम भी अपने डेली लाइफ में बहुत सारे कचरों को अपने घर से बाहर निकालते हैं। जैसे हम चिप्स खाते हैं तो उसका जो रैपर होता है वो भी हम इधर उधर फेंक देते हैं। हम जो केले खाते हैं उसके जो छिलके होते हैं वो भी कचरे होते हैं। हमारे घर में जो सब्जियां बनती हैं उनसे भी जो छिलके निकलते हैं, आलू के, प्याज के और हरी सब्जियों के छिलके, वो भी क्या है, गार्बेज ही हैं। तो इन सारे गार्बेज को किस तरह इनका निपटान किया जाता है, इन्हें कैसे संग्रहित किया जाता है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखिए क्या क्या दिया है इस चैप्टर में। अ स्टेप टुवर्ड्स क्लीननेस मतलब एक कदम स्वच्छता की ओर। ये जो स्वच्छ भारत का जो लोगो आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये महात्मा गांधी का चश्मा है। इसमें क्या बताया गया है कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च्ड द स्वच्छ भारत मिशन, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं SBM। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया था? 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया। द एम ऑफ दिस मिशन इज़ टू क्रिएट एन ओपन डिफिकेशन फ्री इंडिया बाई 2 अक्टूबर 2019। इस अभियान का लक्ष्य 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच से मुक्त भारत का निर्माण करना है। तो आपको समझ में आया कि स्वच्छ भारत मिशन जो है वो कब लॉन्च किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 में। और इसका क्या उद्देश्य है कि 2 अक्टूबर 2019 तक, इसका ये उद्देश्य था कि 2 अक्टूबर 2019 तक हमारे भारत देश को खुले में शौच से मुक्त करने का संकल्प लिया गया था। लैंडफिल इज़ एन एरिया वेयर द गार्बेज कलेक्टेड फ्रॉम अ सिटी और town is dumped. The area is later converted into a park. लैंडफिल उस एरिया को कहते हैं जहां हम अपने घरों से निकलने वाले कचरों को, हमारे घर पे जो कचरे लेने आते हैं वो क्या करते हैं, इस कचरों को ले जाकर बहुत बड़े बड़े गड्ढों में, जहाँ वैसा फील्ड जहाँ बहुत बड़ा गड्ढा होता है तो उस गड्ढों को भरने में इस सारे कचरों का उपयोग किया जाता है। और इस सारे कचरे को जाकर उस गड्ढे में फेंक दिया जाता है। तो वो जो गड्ढा क्या कहलाता है? लैंडफिल। लैंडफिल वैसा एरिया होता है जहाँ गार्बेज कलेक्ट किए जाते हैं। वो सिटी में भी हो सकते हैं, इवन टाउन में भी रहते हैं। द एरिया इज़ लेटर कन्वर्टेड इनटू अ पार्क। वो जो एरिया होता है उस पर, क्योंकि उसमें जो कचरे हैं तो उसको गलने में टाइम लगेगा, तो इसलिए उस एरिया पे बिल्डिंग नहीं बनाया जाता है। जब उस पर कचरा फुल हो जाता है, पहले उस पर पार्क बनाया जाता है और उसे खाली छोड़ दिया जाता है। फिर कुछ सालों बाद, 20 साल 25 साल बाद, उस पर बिल्डिंग्स हम बना सकते हैं। गार्बेज फ्रॉम द किचन लाइक फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, पेल्स, एग सेल्स, वेस्ट फूड, टी लीव्स include newspaper, dry leaves and paper bags are used to make manure. गार्बेज जो हमें किचन से प्राप्त होते हैं, जैसे फ्रूट और वेजिटेबल्स के छिलके, अंडों के जो ऊपर का कवर होता है वो, या फिर जो फूड हम वेस्ट कर देते हैं, जो फूड हम नहीं खाते हैं वो, या फिर चाय की पत्ती, और साथ ही जो हमारे न्यूज़पेपर्स हैं, सूखी पत्तियां हैं, या फिर जो पेपर के बने बैग्स होते हैं, उनका उपयोग हम खाद बनाने में करते हैं। When we put the garbage in the pits and cover with the soil, observe after 1 to 2 weeks if the garbage was found to rot completely and did not smell. हम क्या करते हैं, ये जो किचन से निकलने वाले गार्बेज हैं, अगर हम इस सारे गार्बेज को किसी गड्ढे में गड्ढा करके, अगर इस गार्बेज को, कौन कौन से गार्बेज जो बस किचन से निकलते हों, और जैसे वेजिटेबल्स के छिलके हुए, फ्रूट्स के छिलके, अंडों का ऊपरी कवर, या फिर जो फूड वेस्ट होते हैं वो, न्यूज़पेपर, इसमें हमें प्लास्टिक या प्लास्टिक से बने कोई भी आइटम्स नहीं लेने हैं, क्योंकि वो अगर हम उसे गड्ढे में डालेंगे तो वो, उनका क्या होता है, वो गड्ढे में गलते नहीं हैं, वो डिकम्पोज नहीं होते हैं। तो हमें बस इन सारे ऐसे मटेरियल्स को लेना है जो गड्ढों में जाने के बाद डिकम्पोज हो जाए।
तो इस तरह हम उसे लेते हैं और गड्ढों में मिट्टी में गड्ढा करके उसे डाल देते हैं। और आफ्टर 1 to 2 वीक हम देखते हैं कि गार्बेज जो है वो धीरे धीरे गलने लगते हैं और धीरे धीरे गलकर और कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि उनसे स्मेल भी आना बंद हो जाता है। मिक्स इट इन द सॉइल वेयर यू सॉ योर फेवरेट प्लांट्स। तो हम इस गार्बेज जो है जो गल जाते हैं और उनसे स्मेल भी आना बंद हो जाता है मिट्टी से, तो वो फिर धीरे धीरे मिट्टी के फॉर्म में ही चेंज होने लगते हैं। तो इस गार्बेज का यूज हम खाद के रूप में करते हैं और उसे हम पौधों में, जहाँ भी हम छोटे छोटे पौधे लगाते हैं उनमें इसका उपयोग हम खाद के रूप में कर सकते हैं। द रूटिंग एंड कन्वर्जन ऑफ सम मटेरियल्स इनटू मैन्योर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। मीन्स कुछ पदार्थों के गलने और खाद में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उसे हम कंपोस्टिंग कहते हैं। इन सम सिटीज़ एंड टाउन्स municipalities provide blue and green color dustbin for collecting garbage। कुछ सिटीज़ और टाउन्स में म्यूनिसिपैलिटीज़ जो होती है वो ब्लू और ग्रीन कलर की डस्टबिन प्रोवाइड करती है। वो डस्टबिन किस लिए प्रोवाइड किया जाता है, गार्बेज को कलेक्ट करने के लिए। The blue dustbin is for materials that can be used again such as plastics, metals and glass। ब्लू डस्टबिन जो होते हैं उसमें उस तरह के मटेरियल्स को कलेक्ट किए जाते हैं जिसका यूज हम दोबारा कर सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक्स, मेटल्स और ग्लास। अगर प्लास्टिक को गलाकर फिर हम प्लास्टिक का फिर दूसरा यूज में भी ला सकते हैं। मेटल्स को भी पीट कर उसे दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। कांच को भी गलाकर उसके फॉर्म को चेंज करके फिर उसे हम रीयूज कर सकते हैं। तो इस तरह के डस्टबिन को इस तरह की मेटल्स को, इस तरह के मटेरियल्स को किस में कलेक्ट किया जाता है, ब्लू डस्टबिन में। ग्रीन डस्टबिन्स आर फॉर कलेक्टिंग किचन एंड अदर प्लांट और एनिमल वेस्ट। ग्रीन डस्टबिन में हम किचन से प्राप्त होने वाले जितने भी वेस्ट होते हैं या एनिमल के जितने भी वेस्ट होते हैं उसको हम कलेक्ट करते हैं। We should not burn dry leaves, husk and part of crop plant after harvesting because after burning these produces smoke and gases that are harmful for our health। हमें सूखी पत्तियों को, हस्क मीन्स भूसा को, जो जब हम पेड़ों को काटते हैं तो उससे पेड़ों को सूख जाने के बाद उससे हमें भूसा प्राप्त होता है। तो उस भूसे को या फिर जो अनाज वाले पौधे होते हैं तो उसका जब हार्वेस्टिंग होता है तो उसके जो शेष पार्ट जो बच जाते हैं उसको हमें नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि इनको जलाने से ये धुआं और गैसेस प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। इसका इंसिडेंट आपने सुना होगा कि पंजाब में परेली जलाने पे बैन लगा दिया गया था। सरकार ने भी इसे मना कर दिया था क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा था, वो एरिया बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो रहा था। और ऐसे भी हम जानते हैं कि दिल्ली जो है वो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड स्टेट में काउंट किया जाता है दिल्ली को, और पंजाब तो दिल्ली के जस्ट पास में ही है। तो इससे वहाँ का सारा इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड हो रहा था, जिसके कारण सरकार ने उसे, जब पेड़ों की कटाई होती है तो जो उसके जड़ बच जाते हैं तो उसे वहाँ के किसान जला देते थे। तो सरकार ने इसे जलाने से मना कर दिया। सरकार ने बोला कि आप उसका यूज खाद बनाने के फॉर्म में भी कर सकते हो। आप उसे काट के मिट्टी में गड्ढा करके उसे ज़मीन के नीचे डाल दीजिए और कुछ दिनों तक छोड़ दीजिए। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएंगे वो, और वो भी मिट्टी में मिल जाएंगे, जिसका यूज हम खाद के फॉर्म में भी यानी मैन्योर के फॉर्म में भी कर सकते हैं। अर्थवॉर्म्स आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड। अर्थवॉर्म को हम किसानों का मित्र कहते हैं। रेड वॉर्म इज़ अ टाइप ऑफ अर्थवॉर्म। रेड वॉर्म क्या होता है, वो भी एक अर्थवॉर्म का ही टाइप है। रेड वॉर्म्स डू नॉट हैव टीथ, दे हैव अ स्ट्रक्चर कॉल्ड गिजार्ड विच हेल्प्स देम इन ग्राइंडिंग देयर फूड। रेड वॉर्म्स के पास अपना कोई दांत नहीं होता, यानी रेड वॉर्म्स के पास टीथ प्रेजेंट नहीं होते हैं। उनके पास एक ऐसी संरचना होती है जिसे हम कहते हैं, उनके पास क्या एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम गिजार्ड कहते हैं, जो उन्हें हेल्प करता है अपने फूड को ग्राइंड करने में, पीसने में और खाने में। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि रेड वॉर्म जो है उससे कौन सा स्ट्रक्चर हेल्प करता है फूड को ग्राइंड करने में, तो आप बताइएगा कि रेड वॉर्म के पास क्या होता है, गिजार्ड होता है जो उसे फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करता है। ए रेड वॉर्म
कैन ईट फूड इक्वल टू इट्स आउन वेट इन अ डे। रेड वॉर्म जो होता है वो अपना जितना उसका वेट होता है एक दिन में अपने वेट के बराबर ही फूड को खाता है। रेड वॉर्म्स डू नॉट सर्वाइव इन वेरी हॉट और कोल्ड सराउंडिंग, दे ऑल्सो नीड मॉइस्चर अराउंड देम। रेड वॉर्म जो होते हैं वो ना तो बहुत ज़्यादा गर्म में बर्दाश्त कर सकते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा ठंड में ही रह सकते हैं, यानी ना ज़्यादा गर्मी में ही सर्वाइव कर पाएंगे और ना ही ज़्यादा ठंड में ही सर्वाइव कर पाएंगे। दे ऑल्सो नीड मॉइस्चर अराउंड देम, उन्हें जहाँ वो रहते हैं उनके चारों ओर मॉइस्चर चाहिए तभी वो रह पाते हैं। मेथड ऑफ मेकिंग कंपोस्ट फ्रॉम किचन गार्बेज यूजिंग रेड वॉर्म्स इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग, यानी वैसा मेथड जिसमें कंपोस्ट तैयार किए जाते हैं जो भी किचन के गार्बेजेज होते हैं उनसे, और इसमें रेड वॉर्म्स जो है वो इस गार्बेज को कंपोस्ट में चेंज कर देते हैं। तो इस मेथड को क्या कहा जाता है? वर्मी कंपोस्टिंग यानी क्रीमी कंपोस्टिंग कहा जाता है। ये वर्मी कंपोस्ट को आप भी ईज़िली इसे तैयार कर सकते हैं। तो इसको तैयार करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा? तो आपको जितने भी किचन्स में जो भी सामान हम यूज करते हैं जैसे सब्जियों के छिलके, हरी पत्तियाँ, पौधों की सूखी डंडियों के टुकड़े, भूसा यानी हस्क तथा जो भी न्यूज़पेपर है, उन सारे चीज़ों से हम वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। इनफैक्ट आप अपने नोटबुक के बेकार जो कूट होते हैं यानी गत्ते, उसको भी काट कर इसकी पट्टियाँ बना सकते हैं। हमें इसमें प्लास्टिक्स या फिर जो चमकीले प्लास्टिक होते हैं या कागज़ होती है उसका यूज नहीं करना चाहिए इस वर्मी कंपोस्ट को बनाने के लिए। और इसमें क्या करना चाहिए? रेत अथवा तार की जाली तथा सूखी गोबर भी बिछाया जा सकता है इसको तैयार करने के लिए। और इसमें कुछ जल छिड़क कर इसके जो लेयर को बनाते हैं हम, तो इसके लेयर बनाते हैं उसमें रेत गोबर को बिछाया जाता है और जो भी ग्रीनी पेल्स होती है यानी छिलके होती हैं या पेपर्स होते हैं उसका यूज उसमें डाल दिया जाता है उस गड्ढे में। और हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम उसमें वाटर डालते हैं यानी हमें उसमें गड्ढे में पानी का भी छिड़काव करना पड़ता है, तो हम ये ध्यान रखेंगे कि जब हम उसमें जल डालते हैं तो इतना अधिक ना होना चाहिए कि वो जल बहने लगे, यानी एक लिमिट अमाउंट में हल्का जल होना चाहिए जिससे मिट्टी क्या हो सके, सॉफ्ट हो सके। और फिर अवशिष्ट की परत को दबाकर इन्हें पोला ही रहने दीजिए ताकि इस परत में पर्याप्त मात्रा में वायु एवं नमी बनी रहे, क्योंकि वायु और नमी जो है जो वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए जो भी रेड वॉर्म्स होते हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी तो एयर उन्हें मिल पाएगा और उनमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो पाएगा। तो धीरे धीरे वो जो रेड वॉर्म्स हम अगर कहीं एक से एक रेड वॉर्म्स लाकर उस जो भी हम वहाँ पे मटेरियल्स डाले हैं उसमें अगर हम एक रेड वॉर्म्स को डाल देते हैं तो वो रेड वॉर्म्स धीरे धीरे अपने नंबर्स को बढ़ाने लगेगा। और वो रेड वॉर्म्स क्या करते हैं, उस जो भी मटेरियल्स होते हैं, गार्बेजेज होती हैं, उनको कंपोस्ट में चेंज कर देते हैं। तो यही क्या कहलाता है? वर्मी कंपोस्ट। आप भी देखे होंगे जब बरसात के दिनों में जब पानी सूख जाती है हमारे बाहर, घरों के बाहर के, तो आप देखते होंगे कि वहाँ पे मिट्टी के छोटे छोटे ढेर जैसे बने होते हैं और वही क्या होता है, वही कंपोस्ट होता है। अगर हम उस मिट्टी को लेकर धूप में सुखा देते हैं तो उस मिट्टी को चूर करके उसका यूज हम खेतों में या फिर अपने पौधों में छिड़काव के लिए कर सकते हैं। वो हमारे पौधों के लिए कंपोस्ट यानी खाद का काम करता है और यही प्रोसेस क्या कहलाता है? वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। तो आई होप आपको ये वर्मी कंपोस्ट के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। पेपर कैन बी रिसाइकल टू गेट यूजफुल प्रोडक्ट्स। पेपर का हम फिर से रिसाइकल करके उससे बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। प्लास्टिक बैग्स आर नॉट सुटेबल फॉर स्टोर कुक्ड फूड आइटम्स एंड कीपिंग इटेबल्स। प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं वो खाने योग्य पदार्थों को या फिर जितने भी खाने की चीज़ें हैं उनको रखने के लिए सूटेबल नहीं होते हैं। आफ्टर हीटिंग और बर्निंग ऑल काइंड ऑफ प्लास्टिक गिव आउट हार्मफुल गैसेज। प्लास्टिक जो है वो गर्म होने पे या जलने के बाद बहुत सारे हार्मफुल गैसेज प्रोड्यूस करने लगते हैं, इसलिए हमें प्लास्टिक्स में कोई भी खाने की चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। या फिर जो भी खाना हम गर्म बनाते हैं उसे डायरेक्ट प्लास्टिक में नहीं रखना चाहिए, जिससे क्या होता है, बहुत सारे गैसेस का फॉर्म होने लगता है और अगर हम उस खाने को खा लेंगे तो वो हमारे लिए बहुत हार्म होगा।
दीज गैसेज में कॉजेज मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। ये जो गैसेज हैं जो प्लास्टिक्स में प्रेजेंट होते हैं, और जब भी हम किसी खाने को उस प्लास्टिक में डाल देते हैं तो उससे हमें बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होने लगती हैं, इंक्लूडिंग कैंसर इन ह्यूमंस। इससे क्या होता है, मनुष्यों में कैंसर भी होने का खतरा बढ़ जाता है। वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज इन प्लास्टिक बैग्स बिकॉज व्हेन स्ट्रे एनिमल्स लुक फॉर फूड इन दीज बैग्स दे एंड अप स्वेलिंग दीज, समटाइम्स दे डाई ड्यू टू द दिस। क्या होता है कि हमें गार्बेज जो है वो प्लास्टिक बैग्स में नहीं फेंकनी चाहिए। क्यों नहीं फेंकनी चाहिए प्लास्टिक बैग्स में करके कचरों को? क्योंकि जो भी एनिमल्स जो बाहर घूमते रहते हैं और कूड़े कचरों के सामानों को खाते रहते हैं, वो एनिमल्स इस प्लास्टिक्स को भी निगल जाते हैं, उन्हें खा जाते हैं, और उससे उन्हें बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती हैं, और वो जो एनिमल्स है वो मर भी जाते हैं इसके कारण। कुछ दिनों पहले आपने एक न्यूज़ भी सुना होगा कि एक गाय के पेट से 100 kg यानी 1 क्विंटल प्लास्टिक्स निकाले गए थे। वो गाय जो थी वो इधर उधर घूमकर खाना खाया करती थी, तो वो साथ में प्लास्टिक्स को भी निगल जाया करती थी, जितने भी पॉलीथीन्स थे उसको निगल जाया करती थी, जिसके कारण ये सभी उसके पेट में जाकर जम गए, जिसके कारण उससे क्या होता था, वो इधर उधर बस मूर्छित अवस्था में पड़ी रहती थी। जब डॉक्टर्स ने उसे देखा तो उसका पेट बहुत ज़्यादा फूल गया था। डॉक्टर्स ने देखा, अगर उसके पेट का ऑपरेशन किया तो उन्होंने देखा कि इसके पेट में इतनी ज़्यादा अमाउंट में प्लास्टिक प्रेजेंट है, तो जिसके कारण बेचारी मर भी सकती थी, लेकिन वो डॉक्टर के हाथ में चली गई, जिसके कारण बच गई। इसलिए हमें इधर उधर प्लास्टिक्स को नहीं फेंकना चाहिए। वी शुड नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इनटू ड्रेन्स एंड द सेवर सिस्टम। हमें प्लास्टिक बैग्स को ड्रेन्स यानी नालों में और नहीं सीवर सिस्टम में फेंकना चाहिए। ये जो प्लास्टिक बैग्स है वो बड़े बड़े नालों को, बड़े बड़े सीवर्स को क्या कर देता है, जाम कर देता है, उससे पानी सप्लाई नहीं हो पाता है। इसका प्रभाव भी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि अचानक देखा गया कि पानी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, बाढ़ आने लगी। तो जब नालों को देखा गया खोल के, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्लास्टिक जमे थे, जिसके कारण उसका पानी का सप्लाई नहीं हो रहा था, और नाले पानी के से भरते जा रहे थे, और वही बाढ़ का रूप लेते गए। इसलिए हमें प्लास्टिक बैग्स को नालों में भी, सीवर में भी नहीं फेंकना चाहिए। What can we do to minimize overuse of plastics and deal with garbage? मीन्स प्लास्टिक के बहुत ज़्यादा उपयोग को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तथा इसके कचरे के निपटान के लिए हमें क्या करना चाहिए। चलिए हम उसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट नंबर है बी मेक अ मिनिमम यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स। बी रीयूज द बैग्स वेन एवर इट इज़ पॉसिबल टू डू सो आउट एनी एडवर्स इफेक्ट्स। मीन्स हम प्लास्टिक की थैलियों का कम से कम उपयोग करें, जहाँ भी संभव हो बिना किसी दुष्प्रभाव के हम इन थैलियों को पुनः उपयोग करें। सेकंड क्या दिया है कि वी इंसिस्ट शॉपकीपर्स यूज पेपर बैग्स। वी कैरी अ क्लॉथ और अ जूट बैग व्हेन वी गो आउट फॉर शॉपिंग। यानी हम दुकानदारों से कागज़ के थैले का उपयोग करने के लिए आग्रह करें, और ख़रीदारी के लिए बाज़ार जाते समय हम घर से कपड़े अथवा जूट का थैला लेकर जाएं। इससे क्या होगा, प्लास्टिक का कम यूज होगा। थर्ड नंबर क्या है कि वी डू नॉट यूज प्लास्टिक बैग्स टू स्टोर ईटेबल्स। यानी हम जितने भी ईटेबल्स आइटम हैं यानी खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग नहीं करें। फोर्थ नंबर क्या दिया है, वी डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स हेयर एंड देयर आफ्टर यूज। मीन्स हम प्लास्टिक बैग्स का यूज करने के बाद उसे इधर उधर नहीं फेंकें। 5 नंबर क्या दिया है कि वी नेवर बर्न प्लास्टिक बैग्स एंड अदर्स आइटम्स ऑफ प्लास्टिक्स। यानी हम प्लास्टिक्स की थैलियों और उसके बने हुए अन्य वस्तुओं को इधर उधर न फेंकें और न ही जलाएं। 6 नंबर दिया है वी डू नॉट पुट गार्बेज इन प्लास्टिक बैग्स एंड थ्रो इट अवे। यानी हमें प्लास्टिक बैग्स में कचरों को रखकर उसे फेंकना नहीं चाहिए। इससे क्या होगा, वो कचरे भी डिकम्पोज नहीं हो पाएंगे और साथ साथ वो प्लास्टिक बैग्स भी उसी तरह रह जाएंगे। 7 है बी यूज वर्मी कंपोस्टिंग एट होम एंड डील विथ आवर किचन वेस्ट यूजफुली। यानी हम वर्मी कंपोस्टिंग, जिसे हम क्रीमी कंपोस्टिंग भी कहते हैं, उसका उपयोग कर रसोई के अपशिष्ट का विवेकपूर्ण निपटान कर सकते हैं।
8 नंबर है वी रिसाइकल पेपर, यानी हम कागज़ का रिसाइकल कर सकते हैं। 9 नंबर क्या दिया है कि वी यूज बोथ साइड्स ऑफ द पेपर टू राइट, वी यूज अ स्लेट फॉर रफ वर्क, वी यूज ब्लैंक शीट्स ऑफ पेपर लेफ्ट इन आवर नोटबुक्स फॉर रफ वर्क। यानी हमें क्या करना चाहिए, हमें पेपर के दोनों साइड पे लिखना चाहिए और हमें रफ़ वर्क करने के लिए स्लेट का यूज करना चाहिए और हमें नोटबुक पे जो रफ़ वर्क होता है, ब्लैंक पेज दिया रहता है, उस पर रफ़ वर्क करना चाहिए। We make our family, friends and other to follow proper practices for disposing different kinds of waste। यानी हमें अपने फैमिली को, हमें अपने फ्रेंड्स को और अदर जो हमें फॉलो करते हैं पीपल्स, उनको ये बताना चाहिए कि हमें किस तरह जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको डिस्पोज करना चाहिए, ये सारे रूल्स को फॉलो करके। थिंक अबाउट सम मोर वेज टू मिनिमाइज ओवर यूज ऑफ प्लास्टिक्स एंड डिस्कस, यानी हमें सोचना चाहिए कि हम किस तरह प्लास्टिक्स के बहुत ज़्यादा यूज को कम करें और इसके बारे में हमें आपस में डिस्कस भी करना चाहिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नो एंड थिंक अबाउट इट दैट मोर गार्बेज वी जनरेट मोर डिफ़िकल्ट इट विल बी गेट रीड ऑफ इट, यानी हमारे जानने और सोचने योग्य सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जितना अधिक कचरा पैदा करेंगे उससे छुटकारा पाने में हमें उतनी ही अधिक कठिनाई होगी। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारी जानकारी मिली होगी। अगर आप एनसीईआरटी के अदर चैप्टर्स को देखना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और प्लेलिस्ट में जाइए और अदर चैप्टर्स को बिल्कुल इजी वे में समझ लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।